हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हरिकेश यादव एंड वेलकम टू द एचपीएम क्लासेस। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। गॉसेस लॉ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही ये, बट जो बच्चे आफ्टर 12th नीट और जेई का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये गॉसेस लॉ के जो एप्लीकेशंस होंगे, इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं ये और कंटिन्यूसली पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है क्या, और ये गॉसेस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, हम टोटल यहाँ 5 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन करेंगे गॉसेस लॉ में। पहला एप्लीकेशन से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दैट मीन्स अनंत लंबाई के किसी आवेशित चालक तार के निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे कि क्या होती है। तो सिंपल वे में इसको बहुत इजी में आप सीखेंगे और यहीं पे सीख जाएंगे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार कंसंट्रेट होकर वीडियो को टिल द एंड देखिए और आप देखेंगे कि वाकई में आपके अंदर क्या कुछ चेंजेस आया कि नहीं। तो आप खुद से ये एज्यूम करेंगे, आपको फील होगा ये। और फिजिक्स ऑलवेज हम कहते हैं फील करके पढ़िए, ये रटने की चीज़ नहीं है। जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ें आपकी अपनी नहीं होंगी। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मली स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है। अगर मान लो हमने एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट ये चार्ज कंडक्टर है जिसको हमने कौन सा चार्ज दिया है, सपोज हमने दे दिया है पॉजिटिव चार्ज। तो ये इक्वली, आप फर्स्ट चैप्टर में हम बता चुके हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा टोटल होल लेंथ पर। ठीक है, और हमने इसको एज्यूम क्या किया है, इनफाइनाइट लेंथ का है। सपोज ये डॉटेड लाइन से जो हम शो कर रहे हैं अपर साइड एंड लोअर साइड में, ये इनफाइनाइट लेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो हम एज्यूम करेंगे एक किसी फाइनाइट लेंथ की। तो सपोज हम देखो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर एक लेंथ हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, ये लेंथ है हमारी यल। ठीक है, कितनी, यल। और इसी के स्ट्रेट लाइन में देखो हम ये पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर एक शो कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पर। हम चाहते क्या है कि इस वायर से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने वो एज्यूम कर लिया कि मान लो यही सेंटर पॉइंट कोई था और यहाँ से हमने कहा स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, P नाम दे दिया इसका, यहाँ पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू सिमेट्री जितनी डिस्टेंस पे P है उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में हमने P डैश बना लिया। ठीक है, तो अभी हम गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में जाने से पहले गॉस के नियम को एक बार रिकॉल करें। अगर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ को दिए गए नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बंद पृष्ठ जो है, ये ऐसा नहीं कि कोई माला लिया और एक वायर हेड ट्विस्ट करके यहाँ मोड़कर आपने जोड़ दिया तो कह दिए बंद पृष्ठ। क्लोज सर्किट का मीनिंग है कि सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए और यहाँ पर बंद पृष्ठ है। और बंद पृष्ठ एक सिंगल ऐसे वायर अगर हम ले लें तो बंद पृष्ठ ऐसा नहीं लगता कि कोई इन्वेलप इस तरह ऐसे चारों तरफ सराउंडिंग में होना चाहिए बंद पृष्ठ का। तो जब भी हम इसका एक गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे उसको, कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो वो सरफेस कैसा होगा, फाइनाइट लेंथ देखो हमने इस यल के लेंथ की स्ट्रेट लाइन में इसी के पैरेलल हम लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं और वैसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, लेकिन चूंकि फिगर वाइट बोर्ड पे हमारा क्लियर नहीं आएगा तो इसलिए हम इसको फुल लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए आप, ये हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। सिमेट्री के कारण दोनों पैरेलल हैं, आपको पहले ही बता चुके। अब अगर इसको कंप्लीट किया जाए फिगर तो एक सिलेंडर की फीलिंग आपको देगा। ठीक है, सिलेंडर मीन्स बेलन की, और आप जानते हैं कि ये क्लोज सरफेस की तरह अब ट्रीट कर रहा होगा। अब ये देखिए ऊपर का सरफेस है यानी अपर सिलेंडर का, और ये सिलेंडर के अपर पोर्शन का और सिलेंडर के लोअर पोर्शन का। क्लियर है बात। अब हमने कहा था कि इसको प्लस चार्ज दिया है और सपोज आप एज्यूम करिए कि प्लस क्यू चार्ज दिया था और ये प्लस क्यू चार्ज इस पूरे टोटल जो फाइनाइट लेंथ हमने एज्यूम किया है यल, इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। तो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्या डिस्ट्रीब्यूट हुई है, चार्ज पर यूनिट लेंथ
यानी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी हिंदी में रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से, यानी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। डैट मीन्स जो चार्ज है टोटल यल लेंथ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक समान रूप से फैल गया है। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे और अभी यहाँ लिख लेते हैं Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखा लैम्डा इंटू यल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला इक्वेशन तो रेडी हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमें तीन प्रकार का पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। एक देखो, जैसे अभी ये मार्कर हमने अगर ऊपर दिखाया तो आपकी तरफ करे तो ये आपका एक सर्कुलर व्यू दिख रहा होगा। एक इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए तो दूसरा सर्कुलर व्यू, और बीच में ये इस तरह अगर रैप करे कोई कागज़ या कुछ भी फोल्ड करके लपेटे तो आपको एक सिलेंडर जैसा ये जो आपको साइड वाला व्यू दिख रहा है ना आर डिस्टेंस पर, और ये भी आर डिस्टेंस पर ही पी डैश पॉइंट है। ड्यू टू सिमेट्री दोनों सेम डिस्टेंस पर है, और ये समाच्छ गॉसियन पृष्ठ है। समाच्छ मीन्स अक्ष से, ये इस एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर पॉइंट P है उतने ही डिस्टेंस पर पॉइंट P डैश है, इसलिए इसे कहते हैं समाच्छ गॉसियन पृष्ठ। अब अकॉर्डिंग टू ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन है उससे और प्लस इसमें हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ को भी इन्वॉल्व करेंगे। और गॉस लॉ कहता है कि गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इंटायर टू द होल बॉडी, इससे टोटल गुजरने वाला फ्लक्स, तो टोटल क्या होगा? अभी मार्कर में आपको शो किया, फिगर में भी शो कर रहा है। एक अपर सर्कुलर, एक लोअर सर्कुलर और बीच में ये सिलेंडर वाला व्यू। तो ये आपका ये कर्व्ड सरफेस है और ये सर्कुलर सरफेस ऊपर, सर्कुलर सरफेस नीचे। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं। तो प्लस आवेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, यानी वैद्युत क्षेत्र भी एक समान होगा। और प्लस आवेश है तो हमने आपको कीवर्ड बताया से बाहर, यानी यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक छोटा सा पहले तो सरफेस एरिया काट ले, इसका एरिया एलिमेंट्री है, अगर एरिया ए है तो इसका एरिया DA, इसी तरह का कुछ यहाँ पर कट करेंगे और इसी तरह का कुछ यहाँ पर कट करेंगे। और आपको सबसे इस चैप्टर की पहली हेडिंग ही थी एरिया वेक्टर, तो आपको बखूबी आपको बता चुके हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पर DA अकॉर्डिंग टू उसी फार्मूले के हिसाब से ये DA यहाँ देखा, यही अभी सामने होते तो आपसे यही पूछते अक्सर ऑफलाइन क्लास में। यहाँ भी अगर ऐसे हम बना दें आउटसाइड तो आपके दिमाग में आता है कि सही है, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन क्लास है और आप सामने हैं नहीं तो आपसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद रहे हमने ये इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया और एक एक एग्जाम्पल देके बताया है कि देखो ये अगर सरफेस है तो इसका आउटवर्ड बाहर की ओर होगा और लोअर वाले पोर्शन का आउटवर्ड नीचे की ओर होगा, तो इसलिए इसको ये नहीं, यहाँ पर ये DA नहीं होगा, DA ये हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरह इसका DA कहाँ आप बोलोगे, इसका DA अपवर्ड साइड में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज आउटवर्ड ही होगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखाया हमने, होगी इसी लाइन पर, लेकिन आपको अच्छे से समझ आए, व्यू क्लियर हो इसलिए नीचे दिखा दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये। सबकी डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। E और DA के बीच में यहाँ एंगल देखिए 90 डिग्री, E और DA के बीच में एंगल 0, यानी पैरेलल है तो एंगल 0, और यहाँ E और DA के बीच एंगल अगेन 90 डिग्री। ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या कि अब ये टोटल जो हमारा इंटायर एरिया है उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा कितना। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पर हमने जो एरिया लिया है एलिमेंट्री DA लिया है, यहाँ पे भी DA लिया है, यहाँ पे भी DA लिया है, तो अगर एलिमेंट्री एरिया DA है तो पास होने वाला फ्लक्स भी एलिमेंट्री होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे d phi E। अब ये टोटल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें तो तीन टाइप का सरफेस दिखा, देखो एक फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। आपको अच्छे से समझे रखना है, अपर सर्कुलर को हमने फर्स्ट माना है, यहाँ लोअर सर्कुलर पोर्शन को सेकेंड माना है, तो टोटल फ्लक्स भी उसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। बुक्स वगैरह में आप देखेंगे
फाइनल लिखा हुआ है, रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, वहाँ ये मैं नहीं कहता कि गलत लिखा हुआ है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, बट डिटेल में आपको बता नहीं रखा है उसने कि क्यों ऐसा लिखा है। तो हमने आपको बता दिया कि टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो ये अपर, लोअर और मिडिल पोर्शन का सबका अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फाई ई इक्वल टू हम जानते हैं ई डॉट डी ए। तो देखो ई डॉट डी ए होता तो है, अब ई डॉट डी ए यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा ई डॉट डी ए, और लास्ट में थर्ड पोर्शन के लिए भी ई डॉट डी ए होगा, क्योंकि फार्मूला तो सेम ही होना है, लेकिन ये थर्ड पार्ट का है, ये सेकंड पार्ट का है, ये फर्स्ट पार्ट का है। आप जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ड्यू टू दिस ये दोनों फर्स्ट का देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन ये बनाया, दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो आप जानते हैं कि ई डी ए यानी मॉडुलस ऑफ ई इंटू मॉडुलस ऑफ डी ए एंड द कोसाइन एंगल ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए, यानी दोनों के बीच के कॉस थीटा। और यहाँ थीटा एक बार लिखें तो रिपीट करने से बेटर होगा कि वैल्यू यहीं पर पुट कर दे। ये 90 है तो 90 प्लस सेकंड हमने लोअर पोर्शन को नाम दिया था, तो यहाँ अगेन आप लिखोगे ई डी ए कॉस 90। लास्ट वाला पोर्शन देखिए आप, लास्ट वाले पोर्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में ई और डी ए, यानी एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पर आप जान ही रहे हो कॉस 90 की वैल्यू 0, फिर अगेन कॉस 90 की वैल्यू 0, और यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई ई इंटू डी ए, यू विल इजिली फाइंड ई डी ए। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपके डी फाई ई के। तो ये थर्ड वाली पार्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट वाला ये, बाकी दोनों तो 0 हो गए, लास्ट वाला ये चूँकि पैरेलल था इसलिए एंगल 0 हुआ, और cos 0 की वैल्यू 1, और 1 से मल्टीप्लाई ई इंटू डी ए हो जाएगा, ये ई डी ए। हमें इतने का फ्लक्स थोड़ी चाहिए, हमें ये जैसे मार्कर का हमने कहा अपर लोअर तो हो गया, ये साइड का जो है ठीक है कर्व एरिया है इसका टोटल का चाहिए। और एक हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया था, तो हमको टोटल का चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, दोनों साइड बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर इंटीग्रेट किया डी फाई ई, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, जो कांस्टेंट यूनिट्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यूनिफॉर्म माना था, और वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो ये तो बाहर आ गया, बचा क्या डी ए। और डी ए अगर ज़्यादा बेटर होगा एरियल इंटीग्रल बोलते हैं, सफिक्स में हमने ए लगा दिया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो डी फाई ई क्या हो गया, फाई ई, टोटल छोटे छोटे फ्लक्स जोड़कर कितने हो जाएंगे, टोटल फ्लक्स फाई। और ये सारे छोटे छोटे एरिया डी ए वो फाइनली क्या हो जाएंगे, फुल एरिया ए बात कर रहे हैं, फाई ए इक्वल टू ई इंटू ए। अब आप बात कर रहे थे हम किसकी, ये क्या था, किसका एरिया था, ये जो सिलेंडर था इसका कर्व्ड सरफेस था, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आप क्लास 9 10 से पढ़ते आए होंगे, 2 पाई आर इंटू हाइट। आपने 2 पाई आर एच पढ़ा होगा, हमेशा आपके टंग पे फ्रंट पार्ट पे होती है वो, लेकिन एच की जगह ध्यान दीजिए यहाँ हमने यल लिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर यल। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाना है। अब हम यहाँ थोड़ा सा पिक्चर, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे ताकि यहाँ आपका डेरिवेशन हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया, बट आप एक लाइन यहाँ पर बस लिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हम गॉस लॉ के नियम से या गॉस के प्रमेय से जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो तो होता है 1/ε0 मल्टीपल ऑफ किसका, चार्ज का, यानी Q/ε0 ये होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही जब वीडियो स्टार्ट किया था तब भी गॉस लॉ अगेन रिपीट किया था, और Q/ε0 इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। सीधी सी बात है कि ये भी टोटल फ्लक्स है और ये भी टोटल फ्लक्स है। अगर दोनों टोटल फ्लक्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, देन राइट हैंड साइड को भी बराबर होना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, यानी समीकरण 2 और 3 से इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड हमने उठाया E इंटू 2 पाई आर यल
और इसका राइट साइड क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू यल है, तो हमने यहाँ Q इक्वल टू लैम्डा इंटू यल पुट कर दिया और एप्सिलॉन नॉट तो नीचे था। ध्यान से देखेंगे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो यल, राइट हैंड साइड में भी यल, तो यल से यल को हमने दिया कट कर, ठीक है, इसको टी मत समझिएगा, कट किया गया है, ठीक। अब हमने जो शुरुआत में कहा था कि ये आपकी हेडिंग थी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, और हमने उसमें एक फाइनाइट लेंथ अज्यूम कर लिया था यल अपनी तरफ से, और लास्ट में आप फॉर्मूले में देख भी रहे हो कि यल पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, डैट मीन्स यल तो वैसे भी पिक्चर से आउट हो गया। तो आप यहाँ से आराम से ये बचा क्या, एक बार रिपीट कर दे रहे, E इंटू 2πr इक्वल टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है आपको, यल से यल तो जा चुका है। अब देखो 2π को एडजस्ट कर दें, इधर इक्वल के निशान की इधर लाओगे, मल्टीपल में है तो ये डिवीजन में हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, और यहाँ पर r e के मल्टीपल में है, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ गया। E इक्वल टू ये आपका डेरिवेशन हुआ, विथ यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आप ये जानते हैं। अब आप कहोगे कि 1/2π एप्सिलॉन नॉट सुनने में बड़ा अटपटा टाइप का लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं। तो अगर ऐसा कहीं मिल गया, ऑप्शन में मिल गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, IIT JEE नीट कहीं भी मिल जाए, तो आप ये नहीं कहेंगे गलत है। एक तरीका है ये। अब इस तरीक़ों को हम आगे इज्यूम करके या मतलब सिंप्लीफाई करके कि आपने 4π एप्सिलॉन नॉट हमेशा देखा है, तो 4π एप्सिलॉन नॉट कब होगा, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप लिखेंगे E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी होगा 2 लैम्डा बाई r। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, और ये यूनिट तो रहेगी ही, ठीक है। ये आपका फाइनल पहला एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ रह जाती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वो पॉइंट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते थे, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों की डिपेंडेंसी क्या है, एक दूसरे पर क्या ये निर्भर करते हैं, और निर्भर करते हैं तो किस प्रकार निर्भर करते हैं। तो आप देखो लैम्डा किसी दिए गए वायर के लिए लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो चार्ज दिया गया होगा और जिस लेंथ के लिए हमने ज्यूम किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वो गिवन वायर के लिए फिक्स हो गई। 2 कांस्टेंट है ही, 1/4π एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता ही है, 9 × 10⁹ आप जानते हैं। बचा क्या, E और लास्ट में 1/r। तो आप इजीली कह सकते हो कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, यानी E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैट डिस्टेंस ऑन विच यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप जहाँ चाहते थे, आप जहाँ चाहते हो, वो क्या होगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एक सिंपल सा फिगर बनाए, अगर यहाँ पर शो कर रहा हो, आई थिंक आपको दिखना चाहिए, अगर ये है और ये है, साफ सी बात है कि जैसे जैसे अगर ये चीज़ हमने कहा यहाँ पर शो कर रहा होगा E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो, यहाँ देख लीजिए इस बात को, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। यानी r की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो E की वैल्यू घटेगी, और r की वैल्यू घटेगी तो E की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर x एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r को दिखाया डिस्टेंस को, और y एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाया, तो आप कैसा ग्राफ पाओगे, जैसे जैसे r की तरफ राइट हैंड साइड में बढ़ोगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती हुई दिखाई देगी। तो आपको एक ऐसा हाइपरबोलिक कर्व शो होगा, ठीक है। इस कर्व को क्या बोलोगे, हाइपरबोलिक, अतिपरवलयाकार है, और इसका यहाँ पर चाहे तो यहाँ भी शो कर सकते हैं आप। तो ये फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, और ये पहला एप्लीकेशन है, आपको ध्यान से ये दिमाग में रखना है, क्योंकि पहला एप्लीकेशन अगर दिमाग से मिस हुआ तो दूसरे तीसरे चौथे में और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर चीज़ें पहली अगर सेम चैप्टर है तो जो सेकंड टॉपिक होगा वो पहले से रिलेटेड, जो थर्ड होगा सेकंड से रिलेटेड, इस तरह एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इसलिए आप चीज़ों को कंपाइल करते हुए पढ़ते हुए चलिएगा। आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करेंगे।
और अगला जो होगा वो सेकेंड लॉ होगा गॉसेस का, वो अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये पहले से आज आपको बता रखे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो पहले से थोड़ा सा पढ़ के आते हैं तो उनको समझ में और अच्छे से आता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।